नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं कक्षा 10वीं के लिए प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये स्पर्श भाग 2 में है और सत्र 2026 और 27 के जो 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो बोर्ड की परीक्षा देंगे उनके लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि उनसे जो साल भर PT1 PT2 हाफ ईयरली और प्री बोर्ड कॉमन प्री बोर्ड में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड की परीक्षा में, जिस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को मैंने इसमें रखा है और कोशिश की है कि आपकी सारी समस्याओं को दूर कर दें। तो आइए सबसे पहले लेखक परिचय करते हैं और उसके बाद पाठ को, बड़े भाई साहब पाठ को बिंदुवार तरीके से उसे समझने की कोशिश करेंगे। बड़े भाई साहब, लेखक मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई। हिंदी और उर्दू के महानतम लेखक, उपन्यासकार और कहानीकार थे वे, जिन्हें उपन्यास सम्राट कहा गया है। और उपन्यास सम्राट उन्हें कोई और नहीं, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला साहित्य के जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार माने जाते हैं, उन्होंने इन्हें उपाधि दी थी। वाराणसी के लमही गांव में जन्मे उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्होंने अपनी रचनाओं में ग्रामीण भारत, सामाजिक कुरीतियों और ग्रामीण गरीबी का यथार्थ चित्रण किया है। गोदान, गबन, सेवा सदन उनके प्रमुख उपन्यास हैं। मानसरोवर में जो 8 खंडों में है, उनकी लगभग 300 से अधिक कहानियां संकलित हैं। इन संक्षिप्त परिचय के बाद आइए सबसे पहले हम करते हैं बड़े भाई साहब पाठ को हम बिंदुवार तरीके से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो हमने हर एक को पॉइंट का दर पॉइंट हमने दिया है। तो बड़े भाई साहब का व्यक्तित्व, पहला पॉइंट हमने इसे दिया है। कहानी में लेखक ने अपने बड़े भाई साहब को 14 वर्ष का बताया है। आयु में 5 वर्ष का अंतर होने पर भी लेखक से कक्षा में केवल 3 दर्जा आगे हैं, क्योंकि वह शिक्षा पाने में किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना चाहते। वह तालीम रूपी भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। उनका विश्वास था कि बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान पायेदार नहीं बन सकता। इसलिए मकान मजबूत बनने के लिए, पायेदार बनने के लिए बुनियाद की मजबूती जरूरी है। इसके अतिरिक्त वह लेखक की हर हरकत पर बारीक निगाह रखते थे और किसी भी गलती पर लेखक को खूब डांटते थे। बड़े भाई साहब अधिकांश समय अपनी पुस्तकें खोले बैठे रहते थे, किंतु उनका दिमाग कहीं और होता था। कई बार लेखक ने भाई साहब की कापियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनी देखी थीं। यही नहीं, वह कुछ विचित्र शब्दों को अपनी कॉपी पर लिखा करते थे, जिनका अर्थ लेखक की समझ में कभी नहीं आता था और छोटा होने के कारण लेखक उनसे उन विचित्र शब्दों का अर्थ भी नहीं पूछ पाते थे। बड़े भाई साहब के निर्देश और नसीहतें। अब अगला पॉइंट यही है। लेखक खेल कूद में बहुत रुचि लेता था और अवसर पाते ही हॉस्टल से बाहर निकलकर मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेलने या गप्पे मारने लगता था। जब वह इन गतिविधियों से निपटकर अपने कमरे में वापस आता था तो भाई साहब उससे प्रश्न पूछने को तैयार मिलते थे। कहाँ थे? यह प्रश्न सुनते ही लेखक कांप उठते थे। जिसके बाद बड़े भाई साहब के उपदेश चालू हो जाते थे, जिसमें इस बात पर जोर होता था कि अंग्रेजी जैसे विषय को पढ़ना और समझना आसान नहीं है। यह जानते हुए भी कि लेखक अपना समय खेलने कूदने और गप्पे हाँकने में लगा देता है, वह लेखक को इस बात के लिए लताड़ते थे कि यदि उसे पढ़ने में रुचि नहीं है तो वह क्यों यहाँ रहकर दादाजी की मेहनत की कमाई को बेकार कर रहा है। दादाजी यानी दादा यानी कि उनके पापा, पिता को दादा कहते हैं लेखक, बेकार कर रहा है। अगला है कि लेखक द्वारा पढ़ाई के संबंध में योजनाएं बनाना। बड़े भाई साहब से डांट खाकर लेखक को बहुत दुख होता और वह निराश हो जाता। ऐसे में वह पढ़ाई करने की योजना बनाता। सबसे पहले पढ़ाई का टाइम टेबल बनाता
और इसमें सुबह से रात तक की हर गतिविधि को समय दिया जाता, लेकिन खेल कूद को छोड़ दिया जाता। खेल कूद उनको बहुत प्रिय था, उसके बाद भी वो छोड़ देते थे, लेकिन पहले ही दिन से उसका टाइम टेबल से ध्यान हट जाता और खेल कूद शुरू हो जाता। इसका परिणाम यह होता कि उसे भाई साहब की डांट और नसीहतें सुननी पड़ती थी और भाई साहब को अवसर भी मिल जाता था और भाई साहब के पास भी कोई दूसरा चारा नहीं होता था। क्यों? इसलिए कि भाई साहब अपने छोटे भाई को सही राह पर ले जाना चाहते थे। भाई साहब कोई जब अपने आप वो त्याग कर रहे थे, खेल कूद अपने भाई को सही राह पर ले जाने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करते थे, तो वो खुद चाहते थे कि छोटा भाई जो है पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। वार्षिक परीक्षा और लेखक का परीक्षा परिणाम। वार्षिक परीक्षाएं हो गईं और परीक्षा फल निकला तो लेखक को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह कक्षा में प्रथम आया, जबकि उसके भाई साहब फेल हो गए। ऐसे में उसका दिल किया कि वह जाकर बड़े भाई से पूछे कि तुमने इतना पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार लिया, लेकिन लेखक छोटा था इसलिए वह इन सब बातों को मन में ही सोचकर चुप रहा। अगले दिन से उसने बड़े भाई साहब की डांट की चिंता किए बिना खेलने जाना आरंभ कर दिया। भाई साहब लेखक की इस निडरता को भांप चुके थे, इसलिए एक दिन उन्होंने लेखक को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि कक्षा में प्रथम आने से वह घमंडी हो गया है। उन्होंने रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि घमंड करना बुरी आदत है, घमंड व्यक्ति का नाश कर देता है। उन्होंने लेखक को घमंड त्याग कर पढ़ाई पर ध्यान देने की बात कही और उन्होंने कहा कि घमंड तो बड़े बड़े को नहीं रहा। रावण जैसे जो महाप्रतापी राजा था उसका घमंड जब दूर हो गया तो हम और तुम किस खेत की मूली हैं। त्याग कर पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। साथ साथ ही लेखक को यह भी बताया कि वह इस बार प्रथम आ गया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसे यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब वह उनकी कक्षा में आएगा तो दांतों पसीना आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा जिसमें 8 तो हेनरी हुए हैं, दर्जनों जेम्स, दर्जनों ही विलियम्स और कौड़ियों चार्ल्स। इनके नाम और काम याद करते करते चक्कर आने लगते हैं। ज्योमेट्री छात्रों का खून चूस लेती है। शिक्षा के नाम पर छात्रों पर होने वाले अत्याचार क्या क्या हैं? बड़े भाई साहब के अनुसार जो कुछ किताबों में लिखा है उसे वैसा ही नहीं पढ़ा तो परीक्षा पास नहीं की जा सकती। वह समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखने का उदाहरण देकर परीक्षा लेने वालों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि यदि समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखा जाएगा तो यह समय की बर्बादी हो जाएगी। यह छात्रों पर अत्याचार है कि संक्षेप में लिखने को कहकर 4 पन्ने लिखवाए जाते हैं। लेखक को इन सब बातों के विषय में विस्तार से बताकर बड़े भाई साहब इस बात पर जोर देते हैं कि बड़ी कक्षा की पढ़ाई आसान नहीं है और भले ही वह फेल हो गए हों किंतु वह अनुभव में लेखक से बड़े हैं और सदैव बड़े रहेंगे। यहाँ पर लेखक ने किताबी ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को ज़्यादा महत्व दिया है। ध्यान दीजिए, पूरी किताब का निचोड़ ये है कि बड़ा भाई जो है वह हमेशा अनुभव को महत्व देता है, किताबी ज्ञान को महत्व नहीं देता है। इसलिए उन्होंने अपने पिता का उदाहरण दिया, हेडमास्टर साहब की माँ का उदाहरण दिया, अपनी माँ का उदाहरण दिया। इस तरह से है, इससे प्रश्न बनते आगे हमने उस प्रश्न पर चर्चा की है। एक बार फिर बड़े भाई साहब फेल और लेखक अपने दर्जे में अव्वल। अगले वर्ष की परीक्षाएं हुई और लेखक फिर अपने दर्जे में अव्वल आया। बड़े भाई साहब ने दिन रात एक करके पढ़ाई की थी लेकिन वह फिर फेल हो गए। लेखक को अपने भाई के फेल होने पर बहुत दुख हुआ और उन पर दया भी आई। इस बार लेखक और बड़े भाई के बीच केवल 1 कक्षा का अंतर रह गया, 1 क्लास का। एक बार लेखक के मन में एक कुटिल भावना आई कि अगर बड़े भाई साहब फेल हो जाएं तो वो फिर मुझे कैसे डांटेंगे। और ये छोटे भाई के मन में कुछ देर के लिए, लेकिन उन्होंने उसे त्याग दिया, उसे दबाया बलपूर्वक अपने विचार को और फिर आगे की वो न करने लगे। भाई साहब फेल और वह पास हो गया तो दोनों एक ही दर्जे में पढ़ेंगे। उस समय बड़े भाई साहब उनकी बेइज्जती नहीं कर पाएंगे। ये लेखक के मन में कुटिल विचार आया और लेखक क्या कहता है, आगे क्या कहता है कि बड़े भाई साहब के व्यवहार में परिवर्तन आया। किस तरह का परिवर्तन आया? इस बार भी फेल होने से बड़े भाई साहब बहुत दुखी थे। अब उनके व्यवहार में लेखक के प्रति नरमी आ गई थी। उनको यह भी लगने लगा था कि अब
लेखक को डांटने का अधिकार नहीं रहा। इसका फायदा उठाते हुए लेखक ने खेलने में अधिक समय लगाना शुरू कर दिया। अब वह पतंगबाजी में दोस्तों के साथ लगा रहता। इसके बाद भी वह इस बात का ध्यान अवश्य रखता कि कहीं उसके बड़े भाई साहब उसे देख न ले। ध्यान दीजिए, बड़े भाई साहब के व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन लेखक उसका कई बार फायदा भी उठाता नजर आता है। लेकिन लेखक इस बात का ध्यान रखता है कि बड़े भाई से उनकी मुलाकात न हो, क्योंकि फिर वो डांटेंगे। लेकिन ऐसा ही होता है एक बार, जब लेखक पतंगबाजी कर रहा होता है। लेखक का रंगे हाथों पतंगबाजी में पकड़े जाना, यही है रंगे हाथों, यानी बिल्कुल कहते हैं ना कुछ वो पकड़ लेना बिल्कुल हथियार के साथ। हथियार क्या, पतंग रूपी हथियार हम कह सकते हैं। कि एक दिन लेखक एक कटी हुई पतंग लूटने जा रहा था। बड़े भाई साहब ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और डांटना शुरू कर दिया कि 8वीं कक्षा में आकर भी इन लड़कों के साथ पतंग लूटने में उसे शर्म नहीं आती। कुछ तो पोजीशन का ख्याल करो। वही क्लास है ये जिसमें 8वीं क्लास के बड़े बड़े लीडर और संपादकों का उदाहरण देकर बड़े भाई साहब ने लेखक को समझाया और कहा 8वीं कक्षा में आकर भी इन लड़कों के साथ पतंग लूटने में तुम्हें शर्म नहीं आती। कम से कम अपनी पोजीशन का तो ध्यान रखना चाहिए। किसी जमाने में इतने पढ़े लिखे लोग नायब तहसीलदार, डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हो जाते थे, और आज भी कई मिडिल पास लोग अखबारों के संपादक हैं। यह मान लिया कि तुम होशियार हो, और यह भी हो सकता है कि तुम कल मेरी कक्षा में आ जाओ या मेरे से भी आगे निकल जाओ। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता और तुम अपनी मनमानी करते रहोगे। वही जो मैंने अभी कहा था कि बड़े भाई साहब अनुभव को महत्व देते हैं, और लेखक से बड़े भाई साहब 5 साल बड़े हैं, इसलिए उन्हें अनुभव उनसे ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है, अनुभव का महत्व। बड़े भाई साहब ने लेखक को अनुभव का महत्व बताते हुए कहा है कि हमारे दादा अम्मा अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन यह उनका हक है कि वह हमें समझाएं। उन्होंने कई स्थितियों का उदाहरण देकर बताया कि तजुर्बेकार व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा न हो, फिर भी वह पढ़े लिखे कम अनुभवी व्यक्ति से अधिक समझदार होता है। उन्होंने अपने दादाजी, अम्मा जी और अपने हेडमास्टर का उदाहरण देकर लेखक को समझाया कि पढ़ा लिखा होना एक बात है और अनुभवी होना एक अलग बात है। उन्होंने लेखक को समझाते हुए फिर कहा कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है। मैं बड़ा और अनुभवी होने के नाते तुम्हें राह से भटकने नहीं दूंगा, और यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं थप्पड़ दिखाकर कहा कि मैं तुम्हें थप्पड़ भी लगा सकता हूँ। लेखक की सहमति क्या होती है कि लेखक अपने बड़े भाई के विचार से सहमत होता है। लेखक बड़े भाई साहब की इस बात से पूरी तरह सहमत है कि बड़ा और अधिक अनुभवी होने के नाते बड़े भाई साहब को उससे अधिक समझ है। उसने बड़े भाई साहब से कहा कि आपको मुझसे यह सब कहने का पूरा अधिकार है। ऐसा सुनते ही बड़े भाई साहब ने लेखक को गले से लगा लिया और बोले कि मैं तुम्हें पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी दिल करता है कि मैं पतंग उड़ाऊं, पर यदि मैं ऐसा करने लगा तो तुम्हें किस प्रकार समझाऊंगा। उसी समय एक कटी हुई पतंग ऊपर से गुजरी और बड़े भाई साहब ने लपक कर उस कटी हुई पतंग की डोर को पकड़ लिया और हॉस्टल की ओर दौड़े। लेखक भी अपने बड़े भाई के पीछे पीछे दौड़ रहा था। अब ये पाठ है, इसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लेखक ने इस कहानी के माध्यम से उस समय की शिक्षा व्यवस्था को पर व्यंग किया है। किस तरह से लेखक ने अनुभव को महत्व दिया है और किताबी ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और कई बार इसमें इस कहानी में यह भी लेखक ने बताया है कि पढ़ाई, जितना जीवन में पढ़ाई ज़रूरी है उतना ही खेल कूद भी ज़रूरी है। खेलने कूदने से बच्चों का मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, और उसी तरह से पढ़ाई करने से मानसिक विकास होता है। तो दोनों ज़रूरी है। सिर्फ उसमें ज़रूरी क्या है, सबसे अधिक ज़रूरी क्या है, दोनों में बैलेंस करना, संतुलन करना, पढ़ाई और खेल। मैं आप लोगों से यही कहूँगा, खेलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पढ़ना, पढ़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खेलना, लेकिन
आप लोगों को उसमें क्या है, संतुलन बना कर रखिए। जब मैं कक्षा में पढ़ाता हूँ और जब पीटीएम होता है विद्यालय में और पेरेंट्स आकर मुझसे मिलते हैं तो उनको कई बार वो शिकायत करते हैं कि सर ये पढ़ने पर ध्यान नहीं देता है, सिर्फ खेलता रहता है, मोबाइल में लगा रहता है। तो मैं वहाँ पर बच्चों को वही बताता हूँ कि देखिए खेलना ज़रूरी है, बल्कि मैदानों में जाके खेलिए, बाहर निकलिए, खेल कूद शारीरिक परिश्रम करने वाला खेल खेलिए, लेकिन दोनों में संतुलन बनाइए। कई बच्चे क्रिकेट एकेडमी जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और कई बच्चे फुटबॉल एकेडमी जाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। पिछली बार की एक स्टूडेंट था, वो कह रहा था कि मैं खेलना एग्ज़ाम छोड़ दूंगा लेकिन खेलना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उन्हें हमने बताया, हम अध्यापकों ने उन्हें समझाया बच्चे को कि देखो बच्चा, खेलना भी बहुत ज़रूरी है और पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ना तुम्हारे भविष्य के लिए ज़रूरी है, तो दोनों में संतुलन बना लो, दोनों में बैलेंस करो। खेलना और पढ़ना दोनों में तुम एक टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल में खेलने कूदने के लिए भी समय रखो और पढ़ने के लिए भी समय रखो। दोनों में जब संतुलन बनाओगे तो तुम्हारा विकास होगा। यही बात यहाँ पर लेखक ने यहाँ पर कही है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे है प्रश्न, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 से 35 शब्दों में दीजिए। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा था कि वह आगे से खूब जी लगाकर अपनी पढ़ाई करेगा, बड़े भाई को कभी शिकायत का मौका नहीं देगा और खेलों से दूर रहेगा। लेकिन पहले ही दिन मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दौड़-घात, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती के कारण वह उसका पालन नहीं कर पाया। अगला प्रश्न है, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। अगला प्रश्न है कि एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने छोटे भाई को डांटते हुए उसे घमंडी बताया। उन्होंने उसकी सफलता को तुक्का बताते हुए आने वाली कक्षा की पढ़ाई का भय दिखाया। ये उत्तर है उसका। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। उत्तर क्या है, उत्तर है बड़े भाई साहब बड़े भाई होने के नाते अपने छोटे भाई को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। यदि वह स्वयं गलत मार्ग पर चलते तो वह छोटे भाई को सही रास्ते पर नहीं ले जा सकते थे। अपने नैतिक कर्तव्यों का बोध होने के कारण उन्हें अपने मन की इच्छाएं जो हैं वह दबानी पड़ती थी। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों। बड़े भाई साहब छोटे भाई को सलाह देते थे कि उसे दिन रात पढ़ना चाहिए और खेल कूद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे समय व्यर्थ में नष्ट होता है। यदि मेहनत नहीं करोगे तो उसी दर्जे में पड़े रहोगे। ऐसा वो अपने छोटे भाई को सही रास्ते पर लाने के लिए कहते थे और ऐसा करने के लिए कहते थे। देखिए यहाँ पर बड़े भाई साहब यहीं पर धोखा खा गए। उनको खेलने कूदने के महत्व को भी समझना चाहिए। अगर उन्होंने खेलने कूदने के महत्व को समझा होता तो शायद वो बार बार फेल नहीं होते। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का फ़ायदा उठाते हुए पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दी और अपनी मनमानी पर उतर आया। वह बड़े भाई से छिपकर दूसरे बच्चों के साथ पतंगबाजी में लग गया। उसे विश्वास हो गया कि वह पढ़े न पढ़े हो पास हो ही जाएगा। हमारे विचार से छोटे भाई का यह व्यवहार अनुचित था, क्योंकि छात्र जीवन में खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई को विशेष महत्व देना चाहिए, नितांत आवश्यक है। महत्व देना नितांत आवश्यक है। जबकि छोटा भाई अनुभवहीन और अभिमानी होने के कारण पढ़ाई की अवहेलना कर रहा था। अगला प्रश्न क्या है, अगला है कि बड़े भाई की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता। अपने विचार प्रकट कीजिए। या इसी तरह से मिलता जुलता दूसरा प्रश्न है जो उत्तर एक ही हो सकता है। बड़े भाई साहब की डांट फटकार यदि न मिलती तो छोटा भाई कक्षा में प्रथम नहीं आता। उक्त कथन के पक्ष अथवा विपक्ष में अपने विचार उपयुक्त तर्क सहित लिखिए। तो उत्तर क्या है, उत्तर है छोटा भाई अनुभवहीन था, वह अपना भला बुरा नहीं समझ पाता था। यदि बड़े भाई साहब उसे डांटते फटकारते नहीं तो वह जितना पढ़ता था उतना भी नहीं पढ़ पाता और अपना समय खेल कूद में ही गंवा देता। उसे बड़े भाई की डांट का डर था, इसी कारण उसे शिक्षा की अहमियत समझ में आई, विषयों की कठिनाइयों का पता लगा, अनुशासित होने के लाभ समझ में आए और वह अव्वल आया।
अगला प्रश्न है कि इस पाठ में लेखक ने समुचित शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? प्रस्तुत पाठ में लेखक ने समुचित शिक्षा के जिन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है उनमें सर्वाधिक प्रमुख है रटकर पढ़ाई करना। इसका साक्षात प्रमाण है बड़े भाई साहब, जो दिन रात पुस्तक के एक एक अक्षर, एक एक शब्द को रटते रहते हैं और उनका अर्थ जानने की कोशिश नहीं करते। इसके अतिरिक्त खेल कूद को व्यर्थ समझना भी उनका ये है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। विषय को समझने के स्थान पर केवल रटने पर ही जोर देना व्यर्थ है। किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है। जीवन में खेल कूद का भी महत्व है और ज्ञान का भी महत्व है और पढ़ने का भी महत्व है। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल पुस्तकें पढ़कर नहीं बल्कि दुनिया को देखकर आती है। वही व्यक्ति अधिक समझदार माना जाता है जिसे दुनिया देखने और समझने का अधिक अनुभव होता है। यही कारण है कि किताबें पढ़कर परीक्षा पास कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। असली बात है उस पढ़ी हुई शिक्षा को अपने जीवन में उतारना और लागू करना। जीवन पर व्यावहारिक अनुभव ही व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। उदाहरण के लिए घरों में बड़े बुजुर्ग कम शिक्षा पाकर भी समस्याओं से अधिक कुशलतापूर्वक निपटते हैं। इसके लिए लेखक ने हेडमास्टर साहब की माँ का उदाहरण दिया है, अपने पिता का उदाहरण दिया है। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? छोटे भाई को खेलना बहुत पसंद था। जब बहुत खेलने के बाद भी उसने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसे स्वयं पर अभिमान हो गया। अब उसके मन से बड़े भाई का भी डर जाता रहा। एक दिन पतंग उड़ाते समय उसे बड़े भाई ने पकड़ लिया और उन्होंने उसे समझाया, अगली कक्षा की पढ़ाई की कठिनाइयों का एहसास भी दिलाया। उन्होंने बताया कि वह कैसे उसके भविष्य के कारण अपने बचपन का गला घोंट रहे हैं। उनकी बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया कि उसके अव्वल आने के पीछे बड़े भाई की प्रेरणा रही है। इससे उसके मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, इसे जरूर करना। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार अनुभव से ही मनुष्य को जीवन की सही समझ आती है और वह बिगड़े हुए कामों को भी सही कर लेता है। घर के छोटे बड़े काम से लेकर घर के बाहर के विशेषज्ञतापूर्ण कार्यों में अनुभव ही काम आता है। उन्होंने अनुभव को महत्वपूर्ण बताने के लिए दादाजी, अम्मा जी और हेडमास्टर साहब का उदाहरण दिया। छोटे भाई के चुप हो जाने पर बड़े भाई साहब उसका स्वागत किस प्रकार करते थे और किन शब्दों में? बड़े भाई साहब छोटे भाई के चुप होने पर यह अर्थ लगाते थे कि उसे अपना अपराध स्वीकार है। इस पर भाई साहब स्नेह और रोष से मिले जुले शब्दों में उसका स्वागत करते थे, उन्हें समझाते थे। लेखक को मौन देखकर बड़े भाई का व्यवहार कैसा हो जाता था? जब लेखक बड़े भाई के सामने मौन हो जाता था तो बड़े भाई को यह विश्वास हो जाता था कि उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। ऐसे में वह बड़े होने का कर्तव्य निभाकर उसे कभी डांटते थे तो कभी स्नेह से समझाते थे। एक ही प्रश्न को दो तरह से पूछा जा सकता है और उत्तर भी दिया जा सकता है। बड़े भाई साहब छोटे भाई से प्रश्न करके क्या उपदेश देते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से यह प्रश्न करते थे कि कहाँ थे। वह यह प्रश्न इतने क्रोधित होकर पूछते थे कि लेखक प्रतिक्रिया स्वरूप मौन में होकर अपना अपराध स्वीकार कर लेता था। इसके बाद वह छोटे भाई को पढ़ाई एवं भविष्य से संबंधित उपदेश देना आरंभ कर देते थे। उनका मत था कि पढ़ाई लिखाई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी को तो वह सर्वाधिक कठिन विषय मानते थे। वह लेखक से कहते थे कि यदि वह इसी तरह खेल कूद में समय व्यतीत करता रहा तो वह पूरी जिंदगी में भी कभी उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा, यानी पास नहीं हो पाएगा। लेखक निराश क्यों हो जाया करता था? जब लेखक के बड़े भाई उसे पढ़ाई न करने और दिन भर खेलने कूदने पर बुरी तरह से डांटते फटकारते थे तो वह दुखी एवं निराश हो जाता था। उसका दिल बुरी तरह टूट जाता था, जिससे कभी कभी वह रोने भी लगता था। निराशा के बादल फट जाने पर लेखक क्या क्या करता था? निराशा के बादल फट जाने पर लेखक मन में यह विचार करता था कि वह आगे से खूब पढ़ाई करेगा। यह सोचते ही वह झटपट एक टाइम टेबल बनाता था और उसी के अनुसार पढ़ाई करने की बात सोचता था।
टाइम टेबल बनाते हुए वह इतना व्यस्त हो जाता था कि खेल कूद करने का भी भूल जाता था। इस प्रकार वह प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक का टाइम टेबल बना लेता, किंतु दूसरे दिन ही उसकी अवहेलना हो जाता और खेल कूद में रम जाता था। लेखक का लगाव किन चीज़ों में अधिक था? लेखक का खेल कूद, सैर सपाटा, गप्पेबाजी आदि में अधिक ध्यान रहता था। उसे मैदान की हरियाली, हवा के सुखद झोंके, पतंगबाजी, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल आदि खेल अपनी ओर खींचते थे। अवसर पाते ही वह हॉस्टल से बाहर आकर कंकरियां उछालता, कागज़ की तितलियां उड़ाता तथा अपने मित्रों के साथ बैठकर गप्पे हाँकता था। मैदान का आकर्षण छोटे भाई को कहाँ ले जाता था, क्या क्या करवाता था, कहानी बड़े भाई साहब के आधार पर लिखिए। ये कॉम्पिटेंसी आधारित है। देखिए बेटा, मैदान का आकर्षण छोटे भाई को पढ़ाई से दूर खेल कूद की दुनिया में ले जाता था। उसे फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दौड़ घात, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती थी। वहाँ जाकर वह सब कुछ भूल जाता था। वह खेलने में इतना अधिक व्यस्त हो जाता था कि टाइम टेबल, पाठ्य पुस्तक की अवहेलना कर देता, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े भाई साहब को उपदेश देने का अवसर मिल जाता था। लेखक अगला प्रश्न कर रहा है कि जब लेखक खेल कर वापस लौटता था तो बड़े भाई साहब के कमरे में जाने पर उसे कैसा अनुभव होता था? जब लेखक खेल कर वापस लौटता था तो बड़े भाई साहब को कमरे में पाने पर उसे ऐसा अनुभव होता था जैसे उसके लिए नंगी तलवार सिर पर लटक रही हो। वह उनके साये से भी भागता था। वह उनसे हरदम भयभीत रहता था। वह बड़े भाई साहब की नज़रों से बचने का प्रयत्न करता तथा खेल कूद कर आने के बाद वह कमरे में इस तरह दबे पांव आता था उन्हें खबर न लगे। बड़े भाई साहब ने लेखक को पूरी उम्र एक ही कक्षा में पढ़े सड़ते रहने का भय क्यों दिखाया? बड़े भाई साहब ने लेखक को पूरी उम्र एक ही कक्षा में पढ़े रहने का भय इसलिए दिखाया क्योंकि वे अज्ञान और अयोग्यता के कारण स्वयं पढ़ाई से डरे हुए थे। उन्हें लगता था कि इतना पढ़ने के बाद भी जब मैं बार बार फेल हो जाता हूँ तो शायद छोटे भाई के लिए पढ़ाई करना और भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि यह तो सारा समय खेलने कूदने में लगाता है। इसी कारण वह लेखक को चेतावनी देते थे कि यदि सही तरीके से पढ़ाई नहीं की तो पूरी उम्र एक ही कक्षा में पढ़े रहोगे। लेखक ने घर वापस जाने की बात क्यों सोची? लेखक के बड़े भाई उसे पढ़ाई न करने पर बुरी तरह डांटते फटकारते थे। वह हमेशा उससे कहते थे कि यदि पढ़ाई नहीं की तो पास नहीं हो पाओगे। वह भाई की तरह मेहनत करने की बात सोचते, लेकिन लेखक निराश हो जाते थे यह सोचकर, और ऐसे में एक बार उसने घर वापस जाने की भी बात सोच ली थी। कहानी में लेखक द्वारा किस प्रकार की शालीनता प्रदर्शित की गई है? प्रस्तुत पाठ में छोटे भाई के चरित्र द्वारा बताया गया है कि हमें अपने बड़ों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। छोटा भाई उम्र में अपने से 5 साल बड़े भाई का आदर करता है। वह पढ़ाई में कमज़ोर अपने बड़े भाई का अधिक कभी मजाक नहीं उड़ाता। वह उनकी डांट फटकार पर भी उन्हें कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि वह मानता है कि उनके बड़े भाई उसके सच्चे हितैषी हैं। वह बड़े भाई से छिपकर खेलने जाता है और कमरे में दबे पांव वापस आता है। प्रस्तुत कहानी का संदेश क्या है? प्रस्तुत कहानी का यह संदेश देती है कि हमें पढ़ाई को बोझ के रूप में न लेकर सहज रूप में लेना चाहिए। बोझ के रूप में लेने से परेशानी और बढ़ जाएगी। हमें पुस्तकों से मिलने वाली शिक्षा को रटने के स्थान पर समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि समझी हुई बातें लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती हैं। हमारे व्यक्तित्व के लिए पढ़ाई जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही खेल कूद भी है। ये हमने शुरू में भी आपको बताया है कि इस कहानी का एक सार है, यह संदेश है कि पढ़ाई और खेल कूद दोनों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। दोनों अपनी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है और मनुष्य के विकास के लिए, बालक के विकास के लिए, छात्रों के विकास के लिए उपयोगी है।
हमें दोनों के माध्यम से संतुलन बनाने की आवश्यकता है। तो ये लगभग मैंने इस पाठ को बिंदुवार तरीके से मैंने बताया है। साथ ही इसके लिए लगभग 22 प्रश्न, लगभग क्या मैंने 22 प्रश्न को रखा है चुन चुन कर कि कौन कौन से प्रश्न आपकी कक्षा में आपकी अध्यापिकाएं, आपके अध्यापक गण किस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके PT1, PT2, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, कॉमन प्री बोर्ड, उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बोर्ड की परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इसमें हमने समावेशित किया है इस वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में, नए पाठ को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।